अब इससे पहले कि हम कोड इग्नाइटर को डाउनलोड करें और कोडिंग शुरू करें, आपको बताएं एग्जाम्पल के सहित कि किस तरीके से कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क में हम अपने एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे या एक्चुअल कोडिंग शुरू करेंगे। तो कंट्रोलर जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक सिंपल क्लास फाइल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप एक क्लास देखिए, एक क्लास है और कुछ नहीं। और क्योंकि ये कंट्रोल करता है पूरे एप्लीकेशन के, और ये कंट्रोलिंग होगी सारी URI से, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर से आपके एप्लीकेशन पूरा कंट्रोल होगा। तो कैसे आप क्रिएट करेंगे या कंट्रोलर के साथ कैसे काम करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन और कंट्रोलर्स फोल्डर में जाएंगे, ये मैं सब आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, हम लोग इसको रन टाइम पे करेंगे। बस अभी थोड़ा समझ लीजिए ताकि जब मैं करूं तो आपको आइडिया रहे कि क्या बताया गया था। और इसमें दो फाइलें आपको मिलेंगी, एक index.html है, एक welcome.php है, और ये दोनों फाइलें कोड इग्नाइटर के साथ आती है। जो फाइलें जहां रखी हैं वहां रहने दीजिएगा, और एक नई फाइल उसी नाम पे test.php हम लोग बनाएंगे और उसके अंदर ये कोड लिखेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, जो आपको क्लास टेस्ट ये जो आप बनाएंगे इस test.php में, इस क्लास टेस्ट को हम एक्सटेंड कर लेंगे CI कंट्रोलर से, और इसके अंदर पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं आप, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स लिखेंगे, इको हेलो वर्ल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो टेस्ट क्लास है उसने वो एक्सटेंड कर रहा है एक इनबिल्ट क्लास जो कंट्रोलर की क्लास है, उसे हम कहते हैं CI कंट्रोलर। जब भी अपना खुद का कंट्रोलर आपको बनाना है तो आपको इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब उसको कॉल कैसे करेंगे, URI के थ्रू करेंगे, यानी कि HTTP, ये सब मैं बताऊंगा आपको, क्या डोमेन नेम होगा, क्या आगे की चीज होगी। लेकिन index.php के अंदर आप स्लैश करके टेस्ट लिखेंगे। अब देखिए test.php नहीं लिखना पड़ा आपको, आप केवल टेस्ट बनाएंगे, यानी कि आपने जब ये test.php बनाई थी ना, इसी टेस्ट को आप यहां चला सकते हैं। अब देखिएगा ये टेस्ट जो इसमें index.php के बारे में आ रहा है, ये बता रहा है कि ये कंट्रोलर है। क्योंकि हमने कंट्रोलर का नाम टेस्ट दिया है तो हम इसका नाम टेस्ट इज कमिंग आफ्टर index.php, टेस्ट index.php के बाद आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास नाम है वो स्टार्ट होना चाहिए अपर केस लेटर से, लेकिन हम उसको लोअर केस से लिखेंगे क्योंकि ये कंट्रोलर है, क्योंकि URI से कॉल करना है इसको। इसीलिए जनरल सिंटेक्स हम उपयोग करने वाले हैं वो है आपका डोमेन, ये बताऊंगा क्या होता है, index.php जो आपको कंट्रोलर में मिलेगी, इसके बाद कंट्रोलर जो ये टेस्ट या जो भी आप देने वाले हैं, और फिर उसके बाद जो फंक्शनैलिटी कॉल होगी। तो अगर क्रिएट करना है या आपको कॉल करना है कंस्ट्रक्टर, आप चाहते हैं कि मैं कंस्ट्रक्टर भी कॉल करूं, तो फिर क्या होगा, जो आपकी जो क्लास हमने बनाई उसको हम मॉडिफाई करेंगे, टेस्ट वाली जो बनाई थी उसमें यहाँ पर एक इंडेक्स आपने बना दिया और साथ में हेलो बना दिया। तो आपने क्या किया, एक दूसरा मेथड यहाँ हेलो बना दिया, इंडेक्स ऑलरेडी आपने बना रखा है। तो जब आप इसको चलाएंगे, चाहे आप इसको नॉर्मल टेस्ट से चलाएं तब क्या आएगा, और फिर टेस्ट के साथ आप ये इंडेक्स फंक्शन कॉल करके चलाएं, और फिर टेस्ट के साथ आप हेलो फंक्शन कॉल करके चलाएं। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, हम इसको कोड भी करेंगे। ये जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये URL आपका चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा इसका URL क्या आने वाला है। जो आप देख रहे हैं जो मेथड इंडेक्स है, हमने कुछ भी पास नहीं किया, मेथड का नाम ही पास नहीं किया URI में, किया क्या, नहीं किया, केवल टेस्ट किया हमने, स्लैश करके कुछ आगे नहीं किया, हमने क्या कंट्रोलर का नाम लिख दिया टेस्ट। तो क्या होता है कि कोड इग्नाइटर डिफॉल्ट मेथड कॉल करता है जिसे हम इंडेक्स कह रहे हैं, इसको कॉल करता है, किसी को नहीं करेंगे तो इंडेक्स को करेगा, ये डिफॉल्ट है, राइट। अब हम दूसरे इसमें अगर हम जाते हैं कि हम इंडेक्स के साथ ये दूसरा करते हैं, दूसरा फंक्शन हमने जो लिखा है, वी वांट दिस टू वर्क, अगर ऐसे करते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर ये हेलो वाला पास करते हैं तब ये हेलो फंक्शन चलेगा। यहाँ पर ये हेलो फंक्शन, दिस इज हेलो फंक्शन, जब हम उसको स्पेसिफिकली यहाँ बताएंगे कि टेस्ट हेलो चलाना है आपको। अगर यहाँ पर टेस्ट के बाद इंडेक्स चलाएंगे या टेस्ट ही लिखेंगे तो केवल और केवल टेस्ट जो आपने इंडेक्स दिया है, एक तरीके से कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं उसको,
वो चलेगा। तो आपको सोचना और समझना ये है कि जो नाम है कंट्रोलर क्लास का वो आपको अपर केस से स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपने जो नाम यूज किया ये कैपिटल से शुरू करना। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप अपने आप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने भी इसको किया है, तो देखा कि ये छोटी जो चीज थी इसने बड़ा परेशान किया। पूरे इसमें एरर आ रहा है, कुछ चीजें काम नहीं कर रही और सोच में व्यस्त कि हो क्या रहा है। तो तब समझ में आया कि छोटी छोटी जो चीजें हैं एक जो आपकी इतनी अच्छी मेहनत को थोड़ा सा कम कर देती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, ये तो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। आप एक YouTube में एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा और उसको रन कराना कोई बता देगा तो आप उसको समझ जाएंगे। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उस काम, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि जो कंट्रोलर का नाम है वो अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए, जो कंट्रोलर को कॉल करना है वो लोअर केस से स्टार्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोर इग्नाइटर के साथ याद रखनी है, बाकियों में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि वही नेम जो आपके पेरेंट क्लास में उसे मत यूज करिए, क्योंकि वो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर देगा। यानी कि जो आपके चाइल्ड क्लास में लिखा है वो चलेगा, पेरेंट क्लास वाला नहीं चलेगा। अब व्यूज की बात कर रहे हैं। ये व्यू या तो एक सिंपल हो सकता है, सिंपल पेज जो स्टैटिक पेज हो, या कॉम्प्लेक्स पेज भी हो सकता है जो कंट्रोलर कॉल करेगा। तो वेब पेज में आपके हेडर होंगे, फुटर होंगे, साइड बार होंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और व्यू को आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम एक सिंपल व्यू एक यहाँ पर बनाते हैं और जो एप्लीकेशन है उसके व्यूज में, एप्लीकेशन के व्यूज के अंदर हम एक test.php बनाते हैं। और ये कोड देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट टाइप HTML बताया है, लैंग्वेज इंग्लिश बताई है, हेड के अंदर हमने लिखा ये यूनिकोड यूज करेगा और इसका टाइटल दे दिया कोड इग्नाइटर व्यू एग्जांपल, जो भी आपने नाम देना चाह रहे हैं। ये सब चीज आपके ऊपर है। उसके बाद बॉडी में हमने कुछ एक छोटी सी चीज लिख दी ताकि कुछ दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे, जो कोड है test.php का, कंट्रोलर्स के अंदर जो test.php उसको कैसे चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, व्यू को आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, कंट्रोलर करेगा व्यू को कॉल। व्यू तो बना दिया आपने, वेब पेज बना दिया, उसको कॉल करने वाला है, उसको कॉल करने वाला है आपका कंट्रोलर। तो test.php के अंदर जाएंगे और उसमें अंदर लिखेंगे दिस, उसके बाद लोड, उसके बाद व्यू और यहां पर नेम देंगे। नेम क्या है, व्यू फाइल जो आपको दिखानी है, जो रेंडर करनी है। और अगर आप किसी और डायरेक्टरी में रखने की सोच रहे हैं तो उस डायरेक्टरी का यहां नाम देंगे और फिर ये नाम देंगे। इसका नाम name.php देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर .php के अलावा कुछ करते हैं तो देने की आवश्यकता है, .php है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो इंडेक्स मेथड है वो व्यू मेथड को कॉल कर रहा है और पास कर रहा है ये टेस्ट एज पैरामीटर, किसमें, इस व्यू मेथड में। क्योंकि हमें जब HTML कोडिंग की जो test.php में, तो वो एप्लीकेशन व्यूज में test.php नाम से कॉल हुआ, इसीलिए ये जो मेथड है वो पास करेगा, मतलब जो इंडेक्स मेथड है वो व्यू मेथड को कॉल कर रहा है और पास कर रहा है टेस्ट एज अ आर्गुमेंट टू व्यू मेथड। इसको एज अ मेथड, एज ए आर्गुमेंट पास कर रहा है। ठीक, तो अब यहां पर देखिएगा कि हुआ क्या कि हमने जो कंट्रोलर है इसमें लिखा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इस कंट्रोलर में हमने दिस लोड व्यू टेस्ट लिख दिया। और test.php हमने अभी भी बनाया था, व्यू में बनाया था। तो अब कंट्रोलर कॉल कर रहा है इसको, देखिएगा। जैसे हम ये करेंगे और यहां पर index.php जब कोड चलाएंगे तो अपने आप ये कोड इग्नाइटर व्यू एग्जांपल जो हमने इस test.php के अंदर लिखा हुआ था वो आपको दिखाई दे देगा। मतलब ये test.php आपकी ये कोड चल जाएगा बेसिकली। तो अभी जो फ्लो चार्ट हमने समझा वो कर क्या रहा है। सबसे पहले ये जो URI आप देंगे index.php में, जो भी आपका PHP कॉल होगा, ये index.php को कॉल करेगा आपके कोड इग्नाइटर फोल्डर में। ये आपका URI है, सब कुछ URI बेस चलेगा इसमें, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर टाइप। सबसे पहले index.php को कॉल करेगा जो आपके कोड इग्नाइटर फोल्डर में। index.php अब कंट्रोलर का काम शुरू हो गया।
PHP ये जाएगा, बोलेगा देखिए साहब कंट्रोलर के अंदर test.php है, और ये नेम आपको बताता है ये URI यानी कि यूनिवर्स रिसोर्स इंडिकेटर इसमें पास नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे कुछ मेथड तो आपने दिया नहीं है, तो इंडेक्स मेथड चल जाएगा, और जो इंडेक्स मेथड चलेगा सीधा डायरेक्ट आपको लेके जाएगा test.php में, एप्लीकेशन के व्यूज के test.php में, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट आपने किया ना एप्लीकेशन कंट्रोलर test.php, तो सीधा ये test.php के व्यू को उठा लेगा। अब उसके अंदर आपने क्या किया है, उसके अंदर एक इंडेक्स फंक्शन लिखा हुआ है, और वो कह रहा है दिस लोड व्यू, ये रेंडर करेगा इस पेज को और आउटपुट आपके सामने जनरेट कर देगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको विद एग्जांपल कोड करके देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि चीजें क्या है, ताकि जब कोडिंग करने जाए तो आपको पता रहे कहां क्या हो रहा है। अब मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। अब मॉडल्स क्लासेस इस तरीके से बनाई गई हैं कि जो डेटाबेस है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ ये काम कर सके। एक एग्जांपल लीजिए, एक कोड इग्नाइटर आप यूज कर रहे हैं ताकि यूजर को मैनेज कर सकें, स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकें, एम्प्लॉय को मैनेज कर सकें, तो आपके पास एक मॉडल क्लास होनी चाहिए ताकि आप CRUD यानी कि देखिए इंसर्ट डिलीट अपडेट रिट्रीव ये सारे ऑपरेशन हम CRUD मॉडल में करते हैं, और ये जो क्रिएट करेंगे हम मॉडल क्लास वो हम रखेंगे एप्लीकेशन के मॉडल्स डायरेक्टरी में। तो कैसे दिखेगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर क्लास का आप मॉडल नेम अपना नाम देंगे, ये CI मॉडल में जाएगा, और यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फंक्शन वाली, एक फंक्शन बना दिया कंस्ट्रक्ट, और वो आपका पेरेंट कोलन कंस्ट्रक्ट, ये छोटा सा एक कोड है जो क्रिएट करता है क्या चीज, जहां पर ये जो मॉडल नेम आप देख रहे हैं ये नाम है मॉडल क्लास का जो आप देना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है ये देखिए एक्सटेंड्स हो रहा है ना, ये एक्सटेंड होना चाहिए CI मॉडल क्लास से, जैसे आपने देखा था CI इग्नाइटर से हुआ था। CI जो पहले वाला था, देखिए मॉडल है, व्यू है और आपका कंट्रोलर है, तो जो हम CI कंट्रोलर से कर रहे थे वैसे ही CI मॉडल से यहां पर इनहेरिट होगा। पहला लेटर मॉडल क्लास का कैपिटल लेटर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल होगा। उसके बाद आप जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये यूजर का मॉडल क्लास है, यानी आपने क्या किया, कुछ भी क्लास अगर आपने लिखी और उसके बाद एक्सटेंड किया CI मॉडल से, और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके जो अभी हमने फिर से दिखा, ये आप यूज अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर मॉडल डॉट PHP, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं आप, लेकिन बात यह है कि हम क्लास का नाम रखते हैं और कैपिटल में देते हैं इसको। पहला जो क्लास का नाम है और फाइल नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि ये और ये कंटेंट बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। अब मॉडल को कैसे लोड करेंगे, मॉडल को आप कंट्रोलर से कॉल कर सकते हैं। ये जो कोड आप देख रहे हैं, दिस लोड मॉडल, मॉडल का नाम, जहां मॉडल का नाम, ये नेम जो आपने जो अभी मॉडल बनाया किसी भी नाम से बनाया, कैपिटल लेटर से शुरू करके, और उसके बाद यहां पर आप इस तरीके से लोड कर सकते हैं। एक बार आपने जब ये लोड कर लिया, उसके बाद आप सीधा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। कैसे, दिस मॉडल नेम के हिसाब से आप मेथड कॉल कर देंगे। आप ऑटो लोड भी कर सकते हैं मॉडल्स को, आप चाहते हैं कि पूरे एप्लीकेशन में ये चीज लोड रहे, मैं बार बार लोड नहीं करना चाहता हूं, तो इसमें क्या करेंगे, हम ऑटो लोड में जाएंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको, और इस ऑटो लोड में जाके हम जो मॉडल है, जैसे ऑटो लोड, ये जो मॉडल है इस एरे में इसको दे देंगे, जो नाम है आपके मॉडल का वो इसके अंदर दे देंगे, जो मतलब की एरे है तो कॉमा देके आप 1 2 3 4 जितने भी चाहिए इनिशियलाइजिंग स्टेट में ये अपने आप आ जाएंगे, और पूरे एप्लीकेशन में ये कारगर होंगे, उपयोगी होंगे, और साथ में एक्टिवेटेड रहेंगे। उसके बाद हम हेल्पर्स में आते हैं। हेल्पर बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि ये कि आप अगर आप केवल कंट्रोलर व्यू और मॉडल से चलाना चाहेंगे तो नहीं चल पाएगा, साथ में कुछ मददगार भी चाहिए। आपके सिस्टम को बनाने के लिए कुछ हेल्पर चाहिए, तो अलग अलग फंक्शनैलिटी है, बहुत सारे हेल्पर्स अवेलेबल हैं आपके कोड इग्नाइटर में, जो आप यहां देख पा रहे हैं, जो आपके पूरी सार्थकता देंगे आपके वेब एप्लीकेशन को। आप अपने हेल्पर्स भी बनाएंगे, अपने हेल्पर्स भी बना सकते हैं। तो हेल्पर स्टोर होते हैं सिस्टम के हेल्पर फाइल में।
मतलब फोल्डर्स में, या एप्लीकेशन के हेल्पर डायरेक्टरी में, और जो कस्टम हेल्पर होंगे वो आपके एप्लीकेशन के हेल्पर डायरेक्टरी में होंगे, और जो सिस्टम के हेल्पर्स हैं वो सिस्टम हेल्पर, जैसे मैंने बताया, सिस्टम हेल्पर डायरेक्टरी में। तो कोड इग्नाइटर सबसे पहले क्या करता है, एप्लीकेशन की हेल्पर डायरेक्टरी में जाता है। अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर वो लोकेट नहीं हो पाता है, तो फिर ये ग्लोबल सिस्टम के हेल्पर की डायरेक्टरी में जाएगा। और चाहे वो कस्टम हो या सिस्टम हेल्पर है, ये लोड करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप उसका उपयोग करें। तो हेल्पर के नाम, जैसे एग्जांपल देखिए, एरे हेल्पर है, ये एरे के साथ काम करने के लिए उपयोगी होगा। कैप्चा है, और कुकी हेल्पर है, डेट, डायरेक्टरी, डाउनलोड, ये सारे हम देखेंगे। जहां जहां इसका उपयोग हम कर सके हम करेंगे। ईमेल हेल्पर, फाइल, फॉर्म, HTML, रिफ्लेक्टर, लैंग्वेज, जहां जहां जिस चीज का आपके प्रोजेक्ट में उपयोग हो। सिक्योरिटी हेल्पर है, आपकी टाइपोग्राफी हेल्पर है, URL, XML। तो हेल्पर को लोड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तरीका सबका सेम है, दिस के साथ लोड, उसके साथ हेल्पर। आपको याद है, यहां मॉडल किया था हमने, यहां पर व्यू किया था, इस तरीके से हेल्पर भी हम सेम काम करेंगे। जहां पर ये नाम आप देख रहे हैं वो नाम हेल्पर का नाम है। मान लीजिए आपका कोई URI है या URL है हेल्पर, और उसको आपने लोड किया इस तरीके से, दिस लोड, तो हेल्पर के साथ आप वो URI यहां पर दे देंगे, वो लोड हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कोड इग्नाइटर बड़ा अच्छा उसका यूजर फ्रेंडली URI राउटिंग सिस्टम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स में आती है, एक पेज से दूसरे पेज, एक डेटा से दूसरे डेटा, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसका राउटिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा यूजर फ्रेंडली है। आप अपने URL को आराम से, या उस जगह जहां जाना है उसको आराम से रीराउट कर सकते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप है URL स्ट्रिंग में, और उसके साथ जो कंट्रोलर क्लास है मेथड है, 1-to-1 रिलेशनशिप है, ध्यान दीजिएगा। एक पैटर्न इसका फॉलो होता है, आपका डोमेन है, क्लास है, उसके बाद मेथड है, उसके बाद ID 1 2 3 इस तरीके से आपकी यहाँ पर ID आएगी। तो क्लास में मेथड, और जो मेथड जिस डेटा के लिए कॉल हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो पहला सेगमेंट आप देख रहे हैं वो कंट्रोलर क्लास है। यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसके पहला दूसरा जो आप अलग अलग स्लैश के बीच में चीजें दिख रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं। पहला सेगमेंट आपका कंट्रोलर क्लास है जो इन्वोक हो रही है। सेकंड सेगमेंट क्लास का फंक्शन या मेथड है जो कॉल होगा। और तीसरा फंक्शन वो आपको आईडी या कोई वेरिएबल बताता है जो कंट्रोलर को पास होगा, दैट विल बी पास टू द कंट्रोलर को पास होगा। आप कई सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, कोई ऐसे सिनेरियोस हो सकते हैं जो राउटिंग मैकेनिज्म आप चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप अपने राउटिंग रूल्स इसमें लगा सकते हैं। तो किस तरीके से हम राउटिंग या रूट चेंज करेंगे? जो फाइल है वो है routes.php में। इसमें एक एरे है जिसे हम $root देखेंगे, जहां पर आप राउटिंग रूल्स देंगे। जो की है राउट एरे में वो डिसाइड करेगी, वो तय करेगी कि कौन सा रूट फॉलो होगा और कहां पर फॉलो होगा। तो 3 रिजर्व रूट्स हैं आपके कोड इग्नाइटर में। एक रूट है डिफॉल्ट कंट्रोलर के लिए, एक रूट है 404 ओवरराइड के लिए, और एक रूट है ट्रांसलेट URI डैशेस। तो जो डिफॉल्ट कंट्रोलर वाला राउट देख रहे हैं यहाँ, जो रिजर्व राउट देख रहे हैं, इसमें ये राउट आपको बताता है कि विच कंट्रोलर क्लास शुड बी लोडेड, कौन सी कंट्रोलर क्लास आपको लोड करनी है। अगर URI के पास डेटा नहीं है, जब आप रूट URL को करेंगे तब तो आप डेटा कुछ नहीं होगा। तो एक डिफॉल्ट राउट जरूर होना है, वरना ये आपकी ये एरर आ जाएगा। 404 पेज हमेशा ये एरर आएगा। आपको कोई ना कोई डिफॉल्ट चीज देनी पड़ेगी ताकि वो कहीं गलती होती भी है तो कहीं ना कहीं सेफ जगह पे जाए। तो आप जो होम पेज है वेबसाइट का उसे सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट में। दूसरा है राउट में 404 ओवरराइड। ये राउट इंडिकेट करता है कि कौन सा कंट्रोलर, बिल्कुल इसी तरीके से कि कौन सा कंट्रोलर लोड होगा। यदि कंट्रोलर फाइंड नहीं हो पाया तो वो डिफॉल्ट 404 को ओवरराइड करेगा। ये जो शो 404 फंक्शन है वो नहीं दिखाई देगा, बल्कि जो डिफॉल्ट एरर अंडरस्कोर 404 PHP अगर आपने जो बनाया है वो दिखाई देगा। एप्लीकेशन में व्यूज में एरर्स में एरर अंडरस्कोर 404 PHP, ये आपने कस्टम बना दिया आपने। ट्रांसलेट URI डैशेस में
जैसे बुलियन वैल्यू की बात करें आप, कि ये कोई रूट नहीं है, ये आपको बताता है कि ऑटोमेटिकली आप रिप्लेस कर दें डैशेस को। दिस ऑप्शन एनेबल यू टू ऑटोमेटिकली रिप्लेस डैशेस, मतलब डैश को अंडरस्कोर से। डैश और अंडरस्कोर देखिएगा आपके कीबोर्ड में अलग अलग है, जो ये इसे कहते हैं अंडरस्कोर, और इसके बीच में अगर मैं यू लगा दूं तो इसे डैश कहते हैं। जो कंट्रोलर है उसमें इससे ये चेंज होगा, और जो मेथड यूआरआई सेगमेंट के बीच में ये लगेगा, यानी कि जो एडिशनल रूट एंट्री है वो सारी आपकी यहां पर दर्ज जाएगी, बच जाएगी। ये जरूरी क्यों होता है? क्योंकि डैश कोई वैलिड क्लास नहीं है या मेथड नेम नहीं है, और वो आपको बहुत जबरदस्त एरर दे देगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करके देखेंगे, मैं इसको एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा आपको। जो राउट्स है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड के थ्रू या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कस्टमाइज्ड रूल्स है राउटिंग के, हमेशा रिजर्व रूल के बाद आते हैं। तो वाइल्ड कार्ड कैसे करेंगे? 2 वाइल्ड कार्ड आपके पास यहां पर देखिए सामने है, एक कोलन नम है, एक कोलन एनी है। तो ये क्या करेगा, वो सारे वो सेगमेंट को मैच करेगा जहां पर नंबर्स है, यहां पर करेगा कि कोई भी कैरेक्टर हो, नंबर हो चाहे आपका A to Z। जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो राउट के साथ हमने देख दिया product/:num, और इसको चेक करा रहे हैं catalog/product_lookup। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये जो लिटरल वर्ड है प्रोडक्ट, अगर ये मिल जाता है पहले सेगमेंट में यूआरएल के, और जो नंबर है वो आपको सेकंड सेगमेंट में मिलता है, सेकंड सेगमेंट में, तो जो कैटलॉग क्लास है और जो प्रोडक्ट लुकअप है वो यूज हो जाएगी, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो जैसे वाइल्ड कार्ड है, हम उसके साथ रेगुलर एक्सप्रेशन भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं। जो रूट एरे की का पार्ट है, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगा वो वहां रूट हो जाएगा, रूट एरे में जो दिया हुआ। जैसे थोड़ा सा टिपिकल है ये, तो प्रोडक्ट के साथ आपने स्लैश दिया A to Z प्लस, फिर यहाँ स्लैश दिया, बैक स्लैश दिया D प्लस, यहाँ पर $1/$1 ID $2 अंडरस्कोर के साथ। तो जो एक एग्जांपल दीजिए, प्रोडक्ट्स के साथ आपने स्लैश किया, यहाँ A to Z कुछ भी आ सकता था, शूज आ रहा है, स्लैश करके यहाँ पर कोई भी आपका नंबर आ रहा है 1 2 3। तो ये जो यूआरआई इस तरीके का अगर मान लीजिए आता है, क्योंकि इससे मैच हो रहा है, तो वो कंट्रोलर क्लास यहां पर देखिए ID_123 मेथड को कॉल करेगा, शूज की जगह किसको करेगा, या कोई भी आपका इसको ओवरराइड कर देगा बेसिकली। तो ये हमने कुछ चीजें देखी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसको एग्जांपल के साथ एक एक करके हम अगले इसमें कोड इग्नाइटर को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, फिर ये जो छोटी छोटी चीज है इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत